आप सभी का स्वागत है डे के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के साइंस के लेसन नंबर 2 जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है उसको करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमें बहुत सी जानकारी पता चली जिससे प्योरिटी का बारे में हमें पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेसन में जो अभी हाल फिलहाल में किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या करते हैं, स्थान गिरते हैं और उनका एक निश्चित आयतन होता है। फिर हमने बताया था कि पदार्थ क्या करते हैं, हर वस्तु जो भी पाई जाती है क्या होती है, पदार्थ होती है विश्व के अंदर जो भी है। अब यहाँ पे पदार्थ के बारे में एक और चीज़ बताया गया। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों से पृथक मतलब अलग नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बनाया गया है। अब यहाँ बताया कि पदार्थ क्या है, वो भी एक तरह का द्रव्य है जो अलग अलग द्रव्यों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। और यहाँ बताया गया भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। और जो पदार्थ होता है शुद्ध, अगर उस पदार्थ शुद्ध है तो वो क्या बना होगा, एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, अलग अलग कणों से नहीं बना होगा। अब इसके बाद क्या है, मिश्रण। मिश्रण क्या है, मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या उससे अधिक तत्वों या यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। मतलब मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक क्या किए गए थे, यौगिकों का मिश्रण होता है। रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई होती है उनके अंदर, केमिकल वाला सिस्टम नहीं होता। कै और वो क्या होता है, यौगिक रूप से होता है। अभी हम आगे जानेंगे यौगिक क्या होता है, सब जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मिश्रण का, वायु। अब यहाँ पे बताया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प गैसों का मिश्रण है। ये क्या है, ये जो जितने भी एग्जांपल दिए हैं, जिसमें CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये सब क्या है, गैसों का क्या है, मिश्रण है, मिक्स्ड है। मतलब अलग अलग गैसें क्या है, मिक्स है। अब मिश्रण के भी हमारे पास क्या है, प्रकार दिए गए हैं, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है उसके बारे में जाते हैं। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, इसके अंदर जो कण होते हैं या जो जो भी दो या दो से अधिक क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको क्या होता है, अच्छे से मिक्स होता है। ठीक है। और क्या होता है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, चीनी। जल में चीनी मिला दो या जल में नमक मिला दो, जल में अगर चीनी डाल देंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। या जल में नमक डाल दो तो ये समांगी मिश्रण है। इसके कणों क्या होंगे, पूरे पदार्थ के अंदर, पूरे लिक्विड के अंदर। मान लो ये एक जग है, उसके अंदर मैंने क्या भरा है, पानी है, पानी के अंदर मैंने नमक या चीनी डाला। अगर मैं यहाँ से भी पानी लूँ, नीचे से लूँ या चाहे ऊपर से लूँ या कहीं से भी पानी लूँ, दोनों का टेस्ट एक ही होगा। वो जो नमक या चीनी है, जो दोनों क्या है, अच्छी जगह से जब मिक्स हो जाएंगे तो उनका हर जगह पे वही निश्चित अनुपात पाया जाएगा। फिर है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, वही मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ से जगह जगह फैला रहता है। अब क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके अंदर ना जो पदार्थ होते हैं वो दोनों पदार्थ क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक से संगठन नहीं होता, उसका जो पूरा द्रव्यमान है उसमें एक जैसा नहीं होगा। जैसे मतलब रेत के अंदर चीनी डाल दूं, मिक्स होगा, वो ऊपर ऊपर रह जाएगी, नीचे नीचे रह जाएगी, और उसका क्या होगा, अलग अलग रहेंगे दोनों। जैसे चीनी और बालू, मतलब रेत और चीनी डाल दिया, एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण को विभिन्न भागों में शक्कर और बालू को अलग अलग मिश्र संगठन है। ठीक है। द्रव्यों में ठोसों से निलंबन। ठीक है। तो अभी ये जो आपको चीनी और रेत वाला दिया है, वैसे तुम पत्थर और रेत वाला कर सकते हो। बहुत से एग्जाम्पल है विषमांगी के। फिर हम जानते हैं इसके बाद विलयन क्या होता है। विलयन, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब विलयन कब बनता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होंगे, एक साथ आएंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी, समांगी मतलब उसके अगर मान लो दो तीन पदार्थ मिला के मैंने एक चीज बनाई, तो उसमें क्या होंगे, उसके कण सारे अच्छे से मिक्सड होंगे। जैसे हमारी चाय ले सकते हैं, चाय में दूध डालते हैं, पानी डालते हैं और चीनी डालते हैं, तो उनका जो कण है वो तीन, दो या दो से अधिक हो गए, और उनको अगर हम पियेंगे तो उसके में समांगी मिश्रण है, मतलब अच्छे से मिक्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, नींबू जल, नींबू पानी में भी नींबू डल रहा है, पानी डल रहा है, नमक डल रहा है, वो सब क्या अच्छे से मिक्स होता है, सोडा हो गया ये। और बाकी किसी विलयन को दो भागों, विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक में विलीन हो जाता है वो विलायक होता है। अब विलेय और विलायक भी यहाँ बताया गया है।
तो उसके बारे में भी आप जानते हैं अच्छे से। तो जैसे कि सॉल्यूशन हमारा विलयन है जो, अब मान लो नींबू पानी है या कोई सा भी है, तो उसमें से विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। जो घुलनशील पदार्थ है वो क्या होता है, विलय होता है, मतलब जो घुल जाता है। जैसे मान लो नींबू पानी बना रहे हैं, तो जो नमक डाला हमने वो क्या हो गया, घुलनशील पदार्थ, वो घुल गया। और विलायक क्या होता है, जिसमें घुलता है, मतलब पानी जो है हमारी क्या आ गई, वो क्या है, विलायक है। जैसे नींबू पानी में चीनी भी डालते हैं, चीनी क्या हो गई, विलायक, विलेय हो गई। पानी क्या हो गए, विलायक हो गई, क्योंकि पानी में चीनी घुल गई। अब देखो यहाँ पे बताया गया है मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिश्रण के प्रकार बताए गए हैं, इन तीनों से आपके क्या आता है, ये जो तीन बताए गए, वास्तविक, कोलाइडन और निलंबन, इन तीनों से आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्जाम में। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, विलयन के कण बहु आकार में बहुत छोटे होते हैं। जो विलय विलय होते हैं उसके कण क्या होते हैं, आकार में बहुत छोटे हैं। विलय मतलब हमने पढ़ा था ना भी, जो घुल जाते हैं, जो घुलनशील होते हैं, उनके जो कण होते हैं बहुत छोटे हैं। यहाँ पे बताया गया इतना छोटा है। फिर क्या है, अ, अभी विलय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विलय क्या है, कण नंगी आंखों से द्वारा नहीं देखा जा सकता। जो विलय के कण है वो नंगी आंखों, मतलब खुली आंखों से नहीं देखा जाता। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तकनीकी का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, तकनीकी, मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह लगाना पड़ेगा। फिर क्या आता है, ये समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, मतलब इनके अगर कोई भी लिक्विड बन रहा है या कुछ भी बन रहा पदार्थ, तो उसके जो कण होंगे दोनों के अच्छे से मिक्स रहेंगे, ऊपर नीचे भी दाएं बाएं कहीं से भी मैं अगर सैंपल लूंगा तो क्या होंगे, सेम सेम क्या होंगे, अनुपात में मिक्स होंगे वो। फिर क्या है, छानन विधि द्वारा इसको के कण को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि छानन विधि द्वारा हम कर लेते हैं, मान लो पानी में हम क्या करते हैं, रेत डाल देते, तो उनको छानने की विधि से अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको अलग नहीं किया जाता क्योंकि समांगी मिश्रण है। पांचवा क्या होता है, ये पारदर्शी होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे मिक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट। जैसे पानी के अंदर मैं चीनी डाल दूं, मिक्स्ड हो गया, आर पार भी दिखता है, नमक डाल दूं, बात एक ही है। उसके बाद क्या होता है, स्थिर विलयन, स्थायी रखने पर कण नीचे बैठते हैं। स्थिर विलयन, जो स्थायी रखने पर क्या होता है, कण नीचे बैठ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसके कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आइए जानते हैं और इसके बारे में। ये क्या होता है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। टिंडल प्रभाव देखा होगा आपने कभी, आप जंगल में जा रहे हो, आपके घरों में क्या होता है, कहीं छेद होता है, तो सूरज की रोशनी क्या होती है, एक ऐसे सीधी सी लाइन में क्या होती है, आ रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसके अंदर गिलास के अंदर क्या देखेंगे, स्टार्च पाउडर डाल के उसको मिक्स करके फिर टॉर्च से दिखाया जाएगा, ऐसे आपके बुक में है। फिर क्या है, विलयन के कण छानन कागज में से पार निकल जाते हैं। अब विलयन के जो कण है वो क्या होते हैं, कागज में से पार निकल जाते हैं। छन्नन कागज मतलब फिल्टर पेपर से क्या कर लेते हैं, पार निकल जाते हैं, मतलब उनको छाना नहीं जा सकता। अब आते हैं हम यहाँ पे कोलाइडल, कोलाइडल विलयन की बात करते हैं। कोलाइडल क्या है, विलायक के कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। कोलाइडल में क्या होता है, जो विलायक होता है, मतलब जो सॉलेंट होता है, जो घुलन, जो अपने में घोलता है, उसके जो कण होते हैं वो वास्तविक से बड़े होते हैं लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। उनके कणों का साइज लिखा हुआ है। कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जो कण है उनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके सूक्ष्मदर्शी से दिख जाते हैं, और इसके बिल्कुल ही नहीं। फिर क्या है, समांगी दिखाई देता है पर वास्तविक में विषमांगी होता है। ये देखने में तो क्या लगता है, हमें समांगी विचरण लगता है कि मतलब इसके कण अच्छे से हर जगह मिक्स है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये बैठ जाते हैं नीचे, तो क्या है, विषमांगी हो जाते हैं। फिर क्या है, पृथक नहीं कर सकते, इनको भी हम अलग नहीं कर सकते। ये अपारदर्शी होते हैं, मतलब इनके आर पार नहीं देखा जाता। स्थायी विलयन होते हैं, स्थायी विलयन होते हैं, ठीक है, मतलब रखने के बाद में नहीं गिरते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, इनमें क्या होता है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। फिर कोलाइडल के कण छान कागज से पार नहीं कर सकते, दूध रक्त, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलाइडल के कण है जो वो पार नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर से पार नहीं निकल सकते। जैसे दूध हो गया, खून हो गया, और वो स्टार्च वाला पाउडर भी हो गया, वो भी। अब आते हैं निलंबन की। निलंबन क्या है, कणों का आकार बड़ा होता है, इनके कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। अब इनके कण बड़े हैं तो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, नंगी मतलब खुली आंखों से। विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इनका जो सॉलेंट बनेगा, जो मिश्रण बनता है, वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद बैठ जाता है। छानन द्वारा पृथक मतलब फिल्टराइजेशन किया जा सकता है, फिल्टर पेपर से क्या कर देते हैं, अलग कर देंगे। पारभासी होते हैं, ये धुंधला दिखाई देते हैं। अस्थायी विलयन विलय
कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि हम कंकड़ में पानी डाल दें तो क्या होता है, कंकड़ नीचे बैठ जाएंगे। ये रेत होती है, रेत और वाटर का में सॉल्वेंट बनाए तो क्या होता है, रेत नीचे बैठ जाती है। टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था में हो सकती है। टिंडल प्रभाव जब मिक्स रहते हैं, जैसे रेत में अगर पानी मिला तब देखो तब तो दिखेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो नीचे बैठ जाएगा। कोलाइडर के कणों को छानन कागज से गुजारने पर रेत बालू पानी में आ जाता है। ठीक है, छानन पर कैसे क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने कोलाइडन विलियन के कुछ क्या है एग्जाम्पल है, तो इसको आप देख लेना। उदाहरण भी दिया गया आपको यहाँ पे, तो आप इसको देख लेना। अब यहाँ पे आपको क्या गए हैं, दो फॉर्मूले दिए गए हैं विलियन की सांद्रता डेंसिटी निकालने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें द्रव्यमान बटे में क्या लेना पड़ेगा, विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। अब जैसे हुई, अगर हमें क्या निकाला, विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय जो घुलता है, और विलियन का द्रव्यमान, और उसको इंटू कर देना 100 तो हमारा निकल जाएगा। और अगर आयतन निकालना हो, उसका वैल्यू निकालना हो, तो क्या होगा, विलय का पदार्थ का आयतन और विलयन का आयतन लेके उसको इंटू कर देंगे 100 से, तो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि किस रेशो में मिले हैं, चाहे आयतन हो चाहे द्रव्यमान हो, दोनों हम निकाल सकते हैं। अब क्या बताया गया यहाँ पे, मिश्रण को पृथक करने के तरीके। जो मिश्रण है उसको क्या करना है, अब अलग, पृथक का मतलब होता है अलग करने के तरीके। सबसे पहला तरीका है एक वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से हम क्या कर सकते हैं, जो मिश्रण है उसको अलग कर सकते हैं। मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ वाष्पित होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे, क्वथनांक मतलब जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन फिर क्या होता है वो वाष्पीकरण भी होने जाता है। अब जिसका किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब उबलने का जो बिंदु है वो क्या है, कम है, मान लो एक 20 डिग्री पे बॉयल होता है, एक 60 डिग्री पे हो रहा है या 40 डिग्री पे हो रहा है, तो ये वाला पहले वाष्प बन जाएगा। जब ये वाष्प बन जाएगा तो इतना टेम्परेचर हम देंगे नहीं, ये जब वाष्प बन जाएगा इसको ऊपर क्या करें, कीप लगा के रोक लिया जाता है, तो हमें इसको अलग कर लेते हैं। जैसे वाष्पीकरण है। सामग्री, अब इसका एक एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाया गया आपको। जैसे कि रंग है या डाई ले ले, इसका क्वथनांक ज़्यादा है, तथा पानी, बीकर, वॉच गिलास, जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वॉच गिलास पर रह जाता है। अब क्या क्या, वॉच गिलास पर रंग डाला, उसको क्या क्या, पानी पानी अलग कर लिया, पानी उड़ गया, रंग बच गया। वैसे ही आपका ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। दूसरा क्या है, अपकेंद्र विधि द्वारा। अपकेंद्र विधि द्वारा, अपकेंद्र विधि द्वारा भी हम क्या करते हैं, मिश्रण को अलग कर लेते हैं। मूल उद्देश्य क्या होता है, कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं और हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। अब जब किसी को मैं बड़ी तेजी से घुमाऊंगा तो भारी कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और हल्के कण ऊपर। जैसे दूध से क्रीम निकालने के लिए आपने देखा होगा, मक्खन भी ऐसे ही बनता है। दूध में से क्रीम कैसे निकालते हैं, दूध में क्या करते हैं, मटके में रख के उसको एक डंडे से घुमाया जाता है बड़ी तेजी से, तो जो मक्खन आ जाता है ऊपर आता है, हल्का रहता है, और भारी नीचे चला जाता है। फिर हमारे क्या है, क्या तुम जानते हो कि टोंड दूध तो अच्छा हाँ, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है आपका, कि टोन्ड दूध क्या होगा, आपने सुना होगा टोन्ड दूध क्या होता है, डबल टोन्ड क्या होता है। तो टोन्ड दूध क्या होता है, जैसे कि मान लो दूध को गर्म किया तो घर पे मम्मी क्या करते हैं, मलाई निकाल लेती है। ऐसे ही अगर दूध को एक बार निकाला तो सिंगल टोन्ड हुआ, नॉर्मल टोन्ड मिल्क हुआ। अगर ऐसे ही दो बार उबाल के क्या की उसकी मलाई निकाल के तो डबल टोन्ड हो गया। तो ये आपके जानकारी के लिए अच्छा था। ये देखो आपका अंदर के अपकेंद्र कण विधि द्वारा क्या है, ये निकाला गया है। भारी कण नीचे, हल्के कण ये रहे, और बहुत हल्के कण उससे भी ऊपर। अब इस विधि का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो जो टॉयलेट की चेकिंग होती है, मूत्र तथा रक्त के जांच के लिए, ब्लड चेक होता है या टॉयलेट चेक होता है तो उसमें काम आ जाता है। क्रीम से मक्खन निकालने में, क्रीम से मक्खन निकालने में, वॉशिंग कपड़े मशीन में कपड़े से पानी निकालने के लिए इस विधि का, कपड़ा सुखाने के लिए भी यही है, देखा वो गोल गोल घूमता है वो। क्रीम निकालने के लिए, ब्लड टेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा है हमारा मिश्रण को अलग करने के लिए पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप, जैसे नाम से, यह अलग करने के लिए क्या है, कीप बनाई गई है। ये क्या करता है, दो अघुलनशील द्रव, मतलब जो लिक्विड होते हैं, अघुलनशील जो आपस में नहीं घुलते, उनको क्या करता है, आसानी से अलग किया जा सकता है। मान लो पानी और तेल मिल जाए आपका, तो उसको आसानी से इस कीप के द्वारा अलग किया जा सकता है। प्रतिकारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने पर पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा रह जाता है। जैसे पानी और क्या है, तेल, वो कभी क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते। तो मान लो यहाँ पे हमारा पानी है, तेल ऊपर चला जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ये कीप है, यहाँ पे क्या है कि स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, इसको अगर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारा पानी नीचे आ जाएगा, ऊपर
को फिर इसको बंद कर देंगे, जैसे ही पानी खत्म हो जाएगा तो तेल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा पानी से तेल अलग करने के लिए यहाँ दिखाया गया है। चौथा आपका क्या है मिश्रण को अलग करने के लिए? ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि ये भी बहुत आसान है। दो पदार्थों के बीच क्या कर रहे हैं, एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित तो हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। मतलब ऊर्ध्वपातन हमने पढ़ा था ना कि वो सर्कल पढ़ा था कि जो डायरेक्ट ठोस से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो इसमें वही होता है, जबकि एक दो तरह है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सीधा ठोस से गैस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरे को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग किया गया, वहाँ पे उसको गर्म किया गया, ऊपर कीप पे क्या कर दिया, रुई लगा दिया जैसे बाहर ना निकले। तो यहाँ पर क्या हो गया, अमोनिया इकट्ठा हो गया है। ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में भी कराए जाएंगे। ये रहा वो एग्जाम्पल दिया गया कि अमोनियम क्लोराइड तथा खाने बनाने वाले नमक को आसानी से अलग किया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया, तो आप इसको देख लेना। अब इसका अमोनियम क्लोराइड वाले जो हमने अभी पढ़ा ना कि ऊर्ध्वपातन द्वारा इसका कहाँ का प्रयोग होता है, तो कपूर में नेफ्थलीन की गोलियां, आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाते हैं। ये कुछ बताया जो डायरेक्ट ठोस से क्या बन जाता है, गैस। तो याद कर लेना, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से भी लिंक है। जैसे कपूर है, नेफ्थलीन की गोलियां, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन हो जाते हैं। ये जो तीन चार आइटम है उसको आप याद कर लीजिएगा। पांचवा आपके सामने क्या है, पांचवा आपके पास जो विधि है वो कौन सी है आपकी, क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी क्या है, तो क्या है, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों से अलग कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी या किसी भी विलय के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक किया जाता है, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, एक पेपर होता है, उसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डाला जाता है, इंक पे डाल के। तो उसमें जैसे कि ये रहा आपका, इंक डाली, इसको पेपर को डाला, एक पेपर है, फिल्टर पेपर है, इसको डाला। तो क्या होता है, जो सोखने की क्षमता होती है वाटर की और कलर के अलग अलग होती है, क्योंकि कलरों की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो ये देखो ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो नीचे आपका मान लो रेड, रेड ऐसे, येलो, ग्रीन ऐसे क्या हो जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। तो हम इस विधि का भी यूज करते हैं। काली स्याही में उपस्थित रंजकों को क्रोमोटोग्राफी द्वारा पृथक करना अनुप्रयोग है। देखो काली इंक में ना आपको सारे रंग मिल जाएंगे। और क्या है, इसका उपयोग कहाँ है, तो रंगों डाई को अलग करने के लिए, क्लोरोफिल से रंजक अलग करने के लिए, खून से ड्रग्स अलग करने के लिए। देखो खून से ड्रग्स अलग करने के लिए भी ना इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ड्रग्स को डाल दिया जाएगा फिल्टर पेपर पे, फिर क्या हो जाएगा, उसको वाटर में डाला जाएगा तो वो अपने लेवल पे आ जाएंगे। अब एक और विधि है, आसवन विधि। आसवन विधि क्या है, दो संगठनों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, या विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। दो से दो अगर अधिक घुलनशील है, अब मान लो दो लिक्विड, हमने पृथक्करण की पढ़ी थी, उसके अंदर क्या थे, दोनों द्रव तो थे लेकिन दोनों का घुलनशील नहीं थे। लेकिन इस बार क्या है, दोनों घुलनशील है, तो उनको अलग करने के लिए क्या जाता है, इस विधि का यूज किया जाता है, जिसके अंदर एक जल्दी बॉयल हो जाता है और दूसरा नहीं। जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, तो गर्म होकर वाष्पित करके ट्यूब में चला जाता है, जहां फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में इकट्ठा हो जाता है जबकि पानी रह जाता है। ठीक है, अब ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। इसके अंदर क्या क्या, एसीटोन वाटर ले गया। अब वो एसीटोन जल्दी वाष्प बनता है, तो यहाँ से क्या किया, एक रास्ता दे दिया गया यहाँ पे आके, यहाँ पे इसको चैम्बर बना रखा है पूरा, यहाँ पे ठंडा हो जाता है, वापस लिक्विड बन के इसके अंदर बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, एक नोट करने की बात की गई है, अगर दो संगठनों से ज्यादा संगठन एक ही द्रव में उपस्थित हो, अगर मान लो एक लिक्विड है उसके अंदर दो से ज्यादा अलग अलग क्या है पदार्थ द्रव मिले हुए हैं, जिनके क्वथनांक अंतर 25 के से कम हो, 25 केल्विन से कम हो, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे संगठन अलग हो जाए। उदाहरण हवा तथा पेट्रोलियम। ठीक है, ये आपके लिए नॉर्मल था। अब ये क्या है, प्रभाजी आसवन विधि का विशेषता ही क्या है, तो तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करना कार्बन तरल को शुद्ध करने के लिए। तो ये प्रभाजन विधि को भी याद कर लेना।
ये प्रवाजन विधि का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके अंदर एक ही लिक्विड के अंदर क्या है, डिफरेंट लेवल के क्या मिले हुए हैं, द्रव मिले हुए हैं, जिनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और उनके टेम्परेचर में 25 केल्विन के अंतर में होते हैं। सातवां क्या है हमारे सामने, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है, इससे भी क्या किया जाता है, मिश्रण को अलग किया जाता है। किसी मिश्रण के अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोल ले और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठन को प्राप्त करना है। मान लो कोई अशुद्ध है, उससे अलग करना है, तो क्या करते हैं, उसके क्रिस्टल बना देते हैं। जैसे अशुद्ध कॉपर सल्फेट, अशुद्ध का मतलब इसके साथ और कुछ ना कुछ मिला हुआ है, कि क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से में घोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को घोल देते हैं, फिर गर्म करके विलयन को पृथक करते हैं, फिर गर्म करके उन दोनों को विलयन को अलग कर लेते हैं। जो विलयन बना या उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः है केवल सूक्ष्म कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। केवल सूक्ष्म क्या हो जाता है, फिर कॉपर सल्फेट बन जाते हैं। यहाँ पे अशुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाते हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर के साथ छान लिया जाता है। तो कितना आसान, क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल बनने के हम उसको सरलता से छान लेंगे। अब यहाँ देखो एक चीज बताया गया, वाष्पीकरण से क्रिस्टिकल क्यों आता है। क्रिस्टिकरण और वाष्पीकरण, इनके अंदर डिफरेंस अभी हमने पढ़ा। वाष्पीकरण में वाष्प करके लेते, क्रिस्टिकरण में भी क्रिस्टल बना के बचा लेते। तो अब यहाँ बताया गया कि वाष्पीकरण से बेहतर क्यों है। तो क्या बताया, कुछ ठोस विघटित हो जाती है, मतलब टूट जाते हैं। कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं, ठीक है। और यहाँ बताया गया, छानने के बाद भी अशुद्ध विलय पदार्थ में विलय में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस से संदूषित कर सकती हैं, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है उसको जानते हैं। समुद्री पानी में नमक को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। वाष्पीकरण समुद्र के पानी, देखो अब यहाँ पर हमें पता क्या बताया गया है कि वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में बेहतर कौन है। बेहतर यहाँ हमें बताया कि वाष्पीकरण बेहतर है। क्यों है बेहतर, सॉरी यहाँ बताया गया कि वाष्पीकरण बेहतर नहीं, क्रिस्टलीकरण बेहतर है। क्यों बेहतर है, तो ये आपके 2 पॉइंट बताए गए हैं, और इनका यूजेस भी बताया गया। समुद्र से पानी को साफ करना, ठीक है। कॉपर सल्फेट, फिटकरी जैसे अशुद्धियां विद्यमान है, उन सबको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जिनमें अलग अलग अशुद्धियां रहती है इनके साथ, तो उनको निकाला जाता है। अब आपका एक और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या, कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो इससे भी आपके क्वेश्चन उठते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। हम कैसे कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है, हम कैसे बताएंगे कि रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सिंपल सा है, यह उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, भौतिक पर्यावरण के दौरान कोई नया पदार्थ बनता है। जब भी जो फिजिकल चेंज होगा, मतलब भौतिक चेंज होगा, इसके अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय तथा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। इसके अंदर भौतिक परिवर्तन क्या है, बहुत कम मात्रा में या तो ऊर्जा ली जाएगी या तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उदाहरण बर्फ, बर्फ का पिघलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पेड़ का काटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यह अनुत्करणीय है। नए पदार्थ बनते हैं, इसके अंदर नए पदार्थ बनते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ली जा या निकाली जा सकती है। इसके अंदर एनर्जी या ऊष्मा क्या होगी, कम कम निकलती है या कम ली जाती है। इसके अंदर लेकिन ज़्यादा निकलती है और ज़्यादा ली जाती है। जैसे लकड़ी जला दी हमने, क्या हो गया ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज जला दिया, रासायनिक परिवर्तन। अब कागज को मैं काट छोटे छोटे टुकड़े में काट दूं, तो वो भौतिक परिवर्तन है, उसकी फिजिकल चेंज हुई है बस, ठीक है। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन था। अब जानते हैं तत्व क्या होता है। एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ना ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाए जा सकने वाले तत्व कहलाते हैं। जैसे लोहा, लोहा तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स। ये जैसे हमारे पास लोहा है, सोडियम है, जिंक है, आयरन है, गोल्ड है आपका, जिसका सिंबल होता है AU, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स है, जो एक ही तरह के कणों से मिलकर जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। एक ही प्रकार के कणों से बने रहे होते हैं। तो तत्व की क्या है, तत्व एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनाता है। इन सब के बारे में 4th चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है। तो तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के अणुओं से मिला होता है, और अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व के प्रकार क्या है, तो तत्व क्या है, 3 तरह के, धातु, अधातु और उपधातु।
धातु, अधातु और उपधातु, ये 3 तरह के हमारे पास क्या है, तत्व है। आइए इनको भी जानते हैं। धातु क्या होते हैं, चमकदार होती है, वहीं अधातु चमकदार नहीं होती। फिर क्या है, अधात्वरंतिया होती हैं, अर्थात इनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातु क्या होते हैं, इनको खींच के हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, मतलब लंबी लंबी तार जैसे हम बनती है। तो चांदी की भी तार बनती है, सबसे बढ़िया तार किसकी होती है, चांदी की होती है, लेकिन यहाँ लगाते नहीं है क्योंकि चोरी होने की संभावना होती है और चांदी सीमित है हमारे पास। फिर क्या है, सोनेरस या धावनिक होती है। धावनिक का मतलब क्या है, ध्वनिक का मतलब क्या होता है, अगर हम धातु पे पीटेंगे या किसी भी चीज से ठोस से क्या करेंगे, वार करेंगे, तो उससे आवाज आएगी। जैसे अब तुम कोई लोहे की चादर है, उसके ऊपर डंडे से मारोगे या किसी भी हथौड़े से मारोगे, तो क्या होती है, उससे ध्वनि पैदा होती है, आवाज आती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत, मतलब उनमें से हीट भी जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है सरलता से। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा, इसका एग्जाम्पल क्या धातु का, सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या हमारे धातु है। तो धातु क्या है, आधातुर्णता होती है, धावनिक होती है, तन्यता का गुण होता है, उनको खींच खींच के तार भी बना दिए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, अब आधातु को देखते हैं। आधातु क्या होती है, हमारी चमकदार नहीं होती, इनके पास आधातुवर्तीयता नहीं होता और तन्य भी नहीं होता। आधातुवर्तीय का मतलब होता है कि उनको पीट पीट कर चादर की तरह नहीं बनाया जा सकता, जैसे लोहे को बना दिया जाता है। तन्य का मतलब क्या होता है, उनको खींच खींच कर क्या होता है, तार नहीं बनाई जा सकती। फिर इनके बगैर सोने रस नहीं होते। ठीक है, मतलब इनमें से अगर इनको पीटेंगे तो आवाज नहीं आएंगी। फिर ये क्या होती है, कुचालक होती है, किसके, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक। ना तो इनमें से हीट जाती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। ऑक्सीजन और फास्फोरस क्या है, एक आधातु है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। अब उपधातु क्या होता है, उपधातु क्या है, ऐसे तत्व धातु और आधातु के बीच गुणों को दर्शाए। उपधातु क्या होता है, इसके कुछ गुण तो धातु के होंगे और कुछ आधातु के होंगे। तो इसके एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब हम जानते हैं मिश्र क्या होता है और यौगिक क्या होता है। मिश्रण और यौगिक, मिश्रण क्या होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्र बनाने के लिए मिलते हैं। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं मिला। जैसे मैं रेत में चीनी डाल दूं, कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बन रहा। वैसे ही किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होता है, इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता होता। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्म को दर्शाते हैं। इसके अंदर जो जो घटक हुए अपने गुण, जैसे रेत, और मैं क्या करूँ, उसके अंदर चीनी डाल दूं, तो चीनी का कण जहाँ आएगा वो अपने गुण दिखाएगा, रेत का जहाँ आएगा वो अपने गुण दिखाएगा। फिर क्या है, घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। इनको हम भौतिक मतलब फिजिकल मेथड का यूज करके क्या कहते हैं, इनको अलग देता है। मतलब रेत और चीनी को अलग कराता हूँ, चीनी के दाने बिल लेंगे, रेत अलग हो जाएगा। फिजिकल, इसके लिए कोई केमिकल हमें उसकी जरूरत नहीं। जैसे क्या है, लोहा तथा गंधक का मिश्रण। लोहा और गंधक अगर मिक्स कर दे, उसके कण मिक्स करते हो, हम उठा लेंगे आराम से, लोहे को मैग्नेट से कलेक्ट कर लेंगे, गंधक नीचे रह जाएगा। तो फिजिकल मेथड से इनका अलग कर सकते हैं। अब यौगिक क्या होता है, यौगिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसके अंदर क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है। नए नए पदार्थ का संगठन से स्थायी होता है। अब क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में साथ बनता है। अब इसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में ही पदार्थ मिलकर क्या होते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह अलग होते हैं। अब इसके अंदर नए पदार्थ क्या होते हैं, बिल्कुल अलग। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, H2O, जो हमारा वाटर होता है। ना तो ये हाइड्रोजन के लक्षण दिखाता, ना ही ऑक्सीजन के। तो ये अपने अलग ही गुण दिखाता है। ये क्या है, केमिकल है, ये हमारा यौगिक बन जाता है फिर। ठीक है, नए पदार्थ के गण बिल्कुल अलग होते हैं, जो नया प्रोडक्ट बना बिल्कुल अलग होगा। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। अब इसमें क्या कहते हैं, जो घटक होते हैं, मान लो H2 है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिल रहा है, तो वो क्या है, उनको कैसे अलग करेंगे, या तो उनको इलेक्ट्रिसिटी द्वारा वैद्युत प्रक्रिया से अलग करेंगे, या तो कोई केमिकल प्रोसेस होगा उससे अलग करेंगे। जैसे गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। इसमें क्या क्या है, आयरन, लोहा और गंधक को बस ऐसे ही मिक्स कर दिया है, कोई उनकी केमिकल रिएक्शन नहीं कराई, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया है, रिएक्शन करा दिया, जिससे क्या बन गया, वो आयरन सल्फाइड। तो यही था आपका चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।